स्टीवन की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद जेफ का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है और अब वो हैबिचुअल हो चुका होता है इन मर्डर्स का। और अब डेली वो रात को किसी ना किसी लड़के को अपनी दादी के घर में लेकर आता है। उसकी दादी काफ़ी परेशान होती हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं। एक दिन जेफ इसी तरह एक लड़के को लेकर आता है और उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है और जेफ उसको लिफ्ट की ऑफ़र देता है और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ मत रुको, ये एरिया ठीक नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो तुम्हें कुछ भी किसी भी किस्म का तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। पास में मेरी दादी का घर है, मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं गाड़ी की चाबी ले आता हूँ और तुम्हें आगे ड्रॉप कर दूँगा। बहरहाल वो लड़का जेफ का थैंक्स करता है और उसके साथ चला जाता है। जेफ उसको घर लेकर आता है और उसे कहता है तुम बैठो, मैं तुम्हें कोई ड्रिंक वगैरह या कॉफ़ी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तो वो लड़का थोड़ा हेसिटेट करता है लेकिन जेफ कहता है नहीं, तुम पहली बार घर आए हो, कोई बात नहीं, बस 2 मिनट लगेंगे मुझे, मैं लेकर आता हूँ। और वो लड़का वहाँ पे बैठ जाता है। इतने में जेफ की जो दादी हैं वो नींद से जाग जाती हैं और उनको कुछ खटपट की आवाज़ आती है, तो वो जेफ को आवाज़ देती हैं कि जेफ तुम्हारे साथ कौन है। तो जेफ कहता है कि जी दादी मेरे साथ मेरा दोस्त है, आप परेशान मत हो, आप सो जाएं। बहरहाल जेफ उस लड़के को ड्रग करता है और उसको ड्रग करने के बाद वो उसके पास बैठा हुआ होता है कि उसकी दादी सीढ़ियों से उतरती है। वो लड़का बिल्कुल बेहोश हो चुका होता है और जैसे वो सीढ़ियों से उतरती है तो वो ज़ोर से जेफ को आवाज़ देती है, जेफ। और जेफ एकदम घबरा जाता है, कहता है दादी आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो उनसे पूछती है कि जेफ, मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। और जेफ कहता है कि नहीं वो ठीक है, आपको ऐसे ही हो रहा है, बस वो सुबह चला जाएगा अपने घर, वो थका हुआ है तो वो बस सो गया है। लेकिन जेफ की दादी को कुछ कुछ अंदाज़ा हो जाता है और वो कहती हैं कि ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैं यहीं इस बच्चे के साथ बैठती हूँ और इसको देखती हूँ और जब तक ये उठ नहीं जाता मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। सुबह मैं इसको उसके घर पहुँचा कर आऊँगी। जेफ अपनी दादी के साथ बहुत लड़ता है, उनकी आपस में बहुत लड़ाई होती है लेकिन उसकी दादी वहीं उस लड़के के साथ साथ चेयर रखकर बैठ जाती हैं। जेफ बहुत तिलमिलाता है लेकिन वो उसकी एक नहीं चलने देती, एक नहीं सुनती। और जैसे ही सुबह होती है और उस लड़के को थोड़ा-सा होश आता है, वो उसको लेकर बस स्टॉप पर जाती हैं और पहली बस में वो उसको वहाँ पे बिठा देती हैं और जेफ को लेके घर वापस आ जाती हैं। और जेफ डेली की तरह अपने काम पर जो है वो चला जाता है। अम, वो लड़का अभी क्योंकि ड्रग के नशे में होता है और थोड़ा-सा उसको समझ नहीं आ रही होती है कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, कि जैसे ही उसको बस ड्राइवर उसको बस से उतारता है तो वो सड़क पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब उस लड़के की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के रूम में पाता है। उसके सामने एक नर्स होती है और वो उससे पूछता है कि मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? और वो नर्स उससे कहती है कि तुमने ओवरडोज़ ले ली थी, तुम ड्रग्स लेते हो? उस लड़के ने कहा नहीं, मैं तो ड्रग्स नहीं लेता। लेकिन वो नर्स उसको बताती है कि कल तुमने ओवरडोज़ ले ली थी और जिसकी वजह से तुम बिल्कुल मरते-मरते बचे हो, तो शुक्र करो कि तुम ज़िंदा हो। एकदम से उस लड़के को एहसास होता है कि वो तो ड्रग्स लेता ही नहीं और वो तो कल रात जेफ के साथ था। इसका मतलब है कि जेफ ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है और उसको मारने की कोशिश की है। वो फ़ौरन जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, वो सीधा निकल के पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेन करता है कि मेरे साथ इस नाम के लड़के ने, जिसका यहाँ पे घर है और वो अपनी दादी के साथ वहाँ पे रहता है, उसने मुझे मारने की कोशिश की है। आप प्लीज़ जाइए और जाकर उसको देखिए। और उसकी कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो जेफ के घर जाते हैं और उसे थोड़ी-सी तफ्तीश करते हैं। लेकिन उनका जो स्टाइल होता है, जो अंदाज़ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लीनिएंट होता है। और वो जेफ से पूछते हैं कि उस लड़के ने कहा है कि तुमने उसका ब्रेसलेट चुराया है और तुमने उसे मारने की कोशिश की है। जेफ की दादी भी साथ मौजूद होती हैं और वो उन्हें बताती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़का थोड़ा-सा अनकॉन्शियस था, शायद उसने ड्रिंक ज़्यादा कर ली थी और मैं सारी रात वहीं मौजूद थी, मेरे पोते ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जेफ उसको यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। जेफ का एक पुलिस रिकॉर्ड है, वो एक मर्तबा पुलिस स्टेशन जो है वो जा चुका है, उस पे एक हवालात की उसने हवा खाई हुई है, जो कि मैं अपनी प्रीवियस एपिसोड में आपको बता चुकी हूँ। तो फिर इसके बावजूद जो पुलिस ऑफिसर है इस कंप्लेंट पे को ख़ास कान नहीं धरता और उसको कहता है क्या मैं तुम्हारा रूम देख सकता हूँ?
हमेशा की तरह जेफ उसी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, ओह श्योर प्लीज़, आप देख सकते हैं, मेरा कमरा ऊपर है, प्लीज़ जाइए देखिए। और बहरहाल पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और उस लड़के को बुला के कहता है कि तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारी कंप्लेन बिल्कुल गलत है। वो लड़का बिल्कुल ठीक है, उसकी दादी भी साथ मौजूद थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने एक शरीफ इंसान पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, इसलिए तुम्हारी कंप्लेन को हम खारिज करते हैं। बहरहाल वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जेफ अपनी हरकतों में और कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब जेफ एक लड़के को अपने घर लेकर आता है और वो उसको ड्रग्स देता है, लेकिन शायद वो लड़का ज़्यादा ड्रग नहीं लेता, थोड़ी सी जैसे ही लेता है तो वो अपने कॉन्शियस में होता है और उसको एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो जेफ के घर से भाग पड़ता है। वो लड़खड़ाता हुआ उसके घर से भागता है और जेफ उसके पीछे उसको आवाज़ें देता हुआ जाता है कि रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो, अपने $50 लेते जाओ, रुको रुको। लेकिन वो लड़का मुड़कर नहीं देखता। ऊपर खिड़की में से जेफ की दादी ये सब कुछ देख रही होती हैं और परेशान हो रही होती है। वो लड़का भागते भागते, लड़खड़ाते हुए अपने घर जाता है और अपने घर जाकर दरवाज़ा जैसे ही नॉक करता है, उसके घर में उसके बहन भाई, उसके फादर, उसके पेरेंट्स जो हैं मौजूद होते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं और जब वो अपने बेटे की ये हालत देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उसको झंझोड़ते हैं, उससे पूछते हैं, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, बताओ तुम्हें क्या हुआ। लेकिन वो अपने कॉन्शियस में नहीं होता कि वो बता सके कि वो क्या फेस करके आया और उसके साथ क्या हो रहा है। बहरहाल जब वो होश में आता है तो वो अपने पेरेंट्स को सारी बात बताता है और उसके पेरेंट्स जेफ की कंप्लेन करते हैं। अब जेफ का केस चल रहा है। जेफ कमरा अदालत में है और उसके फादर लायनल भी उसके साथ मौजूद है। एक मर्तबा फिर जेफ को फेवर की जाती है और जेफ को जो ये फेवर्स मिल रही हैं ये रेसिज्म की वजह से मिल रही हैं, क्योंकि जेफ वाइट है और जो कंप्लेंट करने वाले लोग हैं वो वाइट नहीं है, वो डिफरेंट रेस से हैं, जिसकी वजह से जेफ को हमेशा फेवर दी जाती है और यहाँ भी जज उसको फेवर देता है और उससे कहता है कि तुमने जो किया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बुरा किया, लेकिन मैं तुम्हें 1 साल की सज़ा देता हूँ और इसमें तुम्हें इजाज़त होगी कि वीक में 40 आवर्स तुम काम करो और उसके बाद तुम वापस जेल में रिपोर्ट करोगे। 1 साल के बाद तुम अपने घर वापस जा सकते हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सज़ा बहुत है और तुम काफ़ी कुछ समझ जाओगे। बहरहाल जेफ को सज़ा हो जाती है, जेफ जेल चला जाता है। लायनल जेफ के लिए बहुत परेशान है। वो इतने परेशान हैं कि वो जज को एक लेटर, एप्लीकेशन देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे के साथ कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। अब जितना टाइम वो जेल में है, मैं चाहता हूँ कि जेल की इंतज़ामिया उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट का बंदोबस्त करें और इसकी कुछ सेशंस हों और हो सकता है कि वो जिन प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, जिन मेंटल इश्यूज से गुज़र रहा है, उसमें कुछ अच्छी तब्दीली आए और जेफ नॉर्मल बिहेव कर सके। लेकिन जज ये कहकर इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल ही खारिज कर देते हैं कि नहीं, जेफ बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड एवरीथिंग इज़ ओके। 1 साल के बाद जेफ को रिहाई मिल जाती है। उसके फादर उसको पिक करने आते हैं और अब वो उसको कहते हैं कि अब बेटा जेफ, तुम्हें अकेला रहना होगा और तुम्हें अब खुद अपने लिए सारा कुछ करना होगा, अब तुम अपनी दादी के साथ नहीं रह सकते। बहरहाल जेफ अब अपने लिए एक सेपरेट अपार्टमेंट जो है, वो छोटा सा एक अपार्टमेंट होता है, वो लेता है और शहर के सबसे जो लो पेड एरिया होता है वहाँ पर वो एक अपार्टमेंट लेता है, जहाँ पे क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा होता है और कॉल करने पर पुलिस भी टाइम पर नहीं पहुँचती। वहाँ उसकी यही एक्टिविटीज़ जो हैं वो दोबारा से शुरू हो जाती हैं। उसकी एक नेबर होती हैं, नेक्स्ट डोर नेबर, जिनका नाम गेलेडा होता है और वो जेफ की हरकतों से काफ़ी परेशान होती हैं। रात के वक्त जेफ के कमरे से आने वाली चीखों की आवाज़, बहुत हाई म्यूज़िक, कुछ ड्रिल चलने की आवाज़ और
मुसलसल आने वाली एक बदबू की वजह से वो काफ़ी परेशान होती हैं और वो काफ़ी दफ़ा पुलिस को कॉल करती हैं और कहती हैं कि मेरा नेबर बहुत वियर्ड है, मैं चाहती हूँ कि आप एक मर्तबा आके उसको देखें और प्लीज़ उसको चेक करें कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। उसकी एक्टिविटीज़ भी बहुत वियर्ड हैं, लेकिन क्योंकि वो एक ब्लैक लेडी होती हैं तो पुलिस उनकी बात को नहीं सुनती और कॉल पर ही उनको बस मुतमईन करके कॉल शॉल बंद कर देते हैं। इसी तरह एक मर्तबा जेफ अपने लिए ड्रिंक्स लेने जा रहा होता है कि उसको रास्ते में एक लड़का नज़र आता है और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा होता है। वो भी ड्रिंक्स लेना चाहता है लेकिन बिकॉज़ वो अंडर एज होता है तो उसको परमिशन नहीं होती कि वो स्टोर के अंदर जा सके। जेफ उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ड्रिंक्स ला दूँ? तो वो लड़का खुश होता है। जेफ उससे उसकी एज पूछता है तो वो कहता है कि मैं 21 साल का हूँ। जेफ हंसता है कि हाँ, हाँ ज़रूर, तुम 21 नहीं, तुम 50 के होगे। बहरहाल जेफ ड्रिंक्स लेकर आता है और ड्रिंक्स का उसको लालच दे के उसे कहता है कि चलो मेरे घर चलो, वहाँ चल के पीते हैं। और जब वो घर जाते हैं तो जेफ उसके लिए जब ड्रिंक बनाता है तो हमेशा की तरह उसके अंदर वो ड्रग्स डालता है और उस लड़के को देता है और कहता है कि अब तुम मुझे सच सच बताओ तुम्हारी एज क्या है। और वो लड़का उसको कहता है कि मेरी एज 14 है, मैं 14 साल का हूँ। अम, वो लड़का वो ड्रिंक लेता है और उसको लेने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसको वहीं छोड़कर जेफ मज़ीद कुछ चीज़ें उसको चाहिए होती हैं तो वो लेने के लिए घर से बाहर चला जाता है। अब उस लड़के को एकदम से होश आती है और जैसे ही उसको होश आता है तो वो वहाँ से भागता है। उसका हुलिया बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है। वो जैसे वहाँ से लड़खड़ाता हुआ गिरता, संभलता, भागता है तो बाय चांस गेलेंडा जो कि जेफ की नेक्स्ट डोर नेबर हैं वो उसको देखती हैं। वो जैसे ही उसको एक छोटे से बच्चे को जेफ के अपार्टमेंट से इस बुरी हालत में निकलते हुए और भागते हुए देखती हैं और वो एक ही बात कह रहा होता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। वो कॉन्शियस नहीं होता और अनकॉन्शियसली वो एक ही बात कर रहा होता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है। अब पुलिस आ जाती है और वो लड़का इस वक़्त बाहर डोर पे बैठा हुआ है, पुलिस सामने खड़ी हुई है और गेलेंडा साथ खड़ी हुई हैं। इतने में जेफ वापस आता है और जब वो ये सब देखता है तो वो एकदम ठटक जाता है और रुक जाता है। और गेलेंडा फ़ौरन पुलिस ऑफिसर से कहती हैं कि पुलिस ऑफिसर, ये देखिए ऑफिसर, यही मेरा नेबर है। ये लड़का इसी के अपार्टमेंट में था। आप इससे पूछें कि इस बच्चे को क्या हुआ है। और पुलिस उससे पूछती है। अब जेफ फँस चुका है। लड़का सामने है, तो सच बोल सकता है। गेलेंडा ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है। जेफ इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। क्या करेगा जेफ? क्या हमेशा की तरह इस मर्तबा भी वो कोई कॉन्फिडेंटली कोई झूठ बोल के सबको मुतमईन कर लेगा, या फंस चुका है जेफ? ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे अगले पार्ट का।